हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री, जो कि हमारी तमिलनाडु की हिस्ट्री चल रही है, और वो भी यहाँ पे 11 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। वैसे काफ़ी चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं हमारी। जो एंशियंट हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो गई। मिडेवल हम लोग देख रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे दिल्ली सल्तनत स्टार्ट किए थे, जिसमें कि थोड़ा बहुत हम लोग ओवरव्यू देख चुके थे। काफ़ी यहाँ पे डायनेस्टी के बारे में भी बात कर चुके थे। आज हम लोग यहाँ पे खलजी डायनेस्टी के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये खलजी डायनेस्टी। और इसमें आप लोग पूरी तरीके से देखने को मिलेगा कि अच्छे तरीके से यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन किया गया, सोसाइटी के पॉइंट से, इकोनॉमी के पॉइंट से। तो बहुत सारी चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। लास्ट लेसन में हम लोग स्लेव डायनेस्टी के बारे में पूरे डिटेल में स्टडी किए थे। तो स्लेव डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए कि स्लेव डायनेस्टी को ममलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है। इसमें 3 तरीके की डायनेस्टी का फॉर्मेशन हुआ था। एक कुतुबी डायनेस्टी, सेकंड यहाँ पे फर्स्ट इलबरी डायनेस्टी, एंड थर्ड यहाँ पे सेकंड इलबरी डायनेस्टी। तो जो कुतुबी डायनेस्टी था वो यहाँ पे कौन फाउंडर थे इसके? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। जो फर्स्ट इलबरी यहाँ पे डायनेस्टी था उनके फाउंडर यहाँ पे इल्तुतमिश थे, और सेकंड इलबरी डायनेस्टी के फाउंडर यहाँ पे बलबन थे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। थोड़ी बहुत मैं यहाँ पे आपको रिवाइज भी कराते चलती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग खलजी डायनेस्टी के साथ। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे खिलजी डायनेस्टी के साथ। सबसे पहले इनकी टाइम पीरियड देख लीजिए। हालांकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग को ध्यान में होना चाहिए कि कौन सी डायनेस्टी पहले आई, कौन सी उसके बाद आई। तो टाइम पीरियड थोड़ा सा भाई याद रहेगा ना, तो आप लोग के माइंड में वो एक क्लैरिटी है, वो अच्छे से आती है। तो 1290 से लेकर 1320 जो खिलजी डायनेस्टी की यहाँ पे एडवेंट हुई थी, उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो मुस्लिम शासक थे वो बहुत ही ज़्यादा जनित में पहुँच चुके थे। यानी कि इस तरीके से यहाँ पे आपका, जैसे दिल्ली सल्तनत में तो पूरी हम लोग मुस्लिम के ही बारे में बात करें कि मुस्लिम शासक आए थे, काफ़ी अच्छे से उन्होंने विस्तार किया, काफ़ी अच्छे तरीके से इंडिया में उन्होंने ग्रोथ किया। तो उसी तरीके से हम लोग स्लेव डायनेस्टी में देख लेते हैं। अभी खिलजी डायनेस्टी में देखिए कि बहुत ही अच्छे से जो है ना, यहाँ पे आपका सारी चीज़ें व्यवस्था की गई थी। तो खिलजी डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो है यहाँ पे जलाउद्दीन खिलजी। ओके, इनका 70 साल हो चुका था जब ये पावर में आए थे, तो 70 ईयर्स के थे। मतलब आप लोग समझ सकते हो कि आज की डेट में 70 ईयर्स में क्या हालत होती है हम लोग की। मीन्स यहाँ पे कोई काम करने के लायक नहीं होते उस तरीके से। बहुत कम लोगों को आप देखोगे कि 70 ईयर्स एज में भी बहुत फिट एंड फाइन है। बट उस समय में आप लोग सोच सकते हो कि 17 ईयर्स एज में जलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ही अच्छे से सत्ता को संभाला और बहुत ही अच्छे से विस्तार भी किया। ये काफ़ी अच्छे खासे जनरस और लेनिएंट भी थे। कहने का मतलब है ये इनका काम करने का तरीका, और ये काफ़ी अच्छे आप इनको टैलेंटेड भी कह सकते हो कि ये जिस क्षेत्र में भी काम करते थे बहुत अच्छे तरीके से काम करते थे। वहीं अगर मल्लुक छज्जू की बात करूँ तो ये बलबन के नेफ्यू थे। इनको भी अलाउड किया गया था कि वो यहाँ पे कारा के गवर्नर जैसा काम करें। इनकी जो लेलियंसी थी वो यहाँ पे मिसअंडरस्टूड थे एज अ वीकनेस, यानी कि इनका जो काम करने का तरीका था छज्जू जी का, तो इनको ऐसा समझा जाता था कि ये अच्छे से काम नहीं करते हैं, समटाइम्स ये जो है ना कहीं वीक है, इस तरीके का इनके लिए परसेप्शंस था लोगों का। लेकिन जब छज्जू यहाँ पे रिवॉल्ट किए तो ये पूरी तरीके से सप्रेस्ड कर दिया गया था, बट बाद में ना उन्होंने माफ़ भी कर दिया था। तो यहाँ पे जो भी रॉबर्स वगैरह थे, जितने भी लुटेरे वगैरह थे जो कंट्री को लूटते थे, उनको भी अलाउ किया गया था कि वो यहाँ पे जो है ना सेवरल वार्निंग के बाद भी उनको भी यहाँ पे अलाउड कर दिया गया था। फिर 1292 में आप देखोगे तो जो मलिक छज्जू थे वो फिर सेकंड टाइम रिवॉल्ट किए थे, और फिर उनको जो है उन्हीं के सन इन लॉ के द्वारा रिप्लेस किया गया, जो कि अलाउद्दीन खिलजी थे। तो समटाइम्स ये क्वेश्चन आपका बन जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी किसके सन इन लॉ थे? तो ये छज्जू के थे, मलिक छज्जू। या फिर इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है कि मलिक छज्जू के बाद जो है उनको किन के द्वारा, उनके सन इन लॉ के द्वारा रिप्लेस किया गया, तो वो कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ से इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है। 1296 में जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने क्या किया कि देवनागरी में एक्सपेडिशन किया, फिर वो कारा में रिटर्न हुए। फिर अपने रिसेप्शन के दौरान क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी जो है ना वो अपने फादर इन लॉ का ही मर्डर कर दिए, यानी कि उनके जो ससुर थे उनका ही वो मर्डर कर दिए जलाउद्दीन खिलजी का। उसके बाद जो है ना वो दिल्ली के सत्ते में आ गए, यानी कि अपने दिल्ली अपने आप को आप लोग मूवी भी देखे होंगे पद्मावत, तो उसमें भी ये थोड़ा बहुत चीज़ें दिखाई गई है जिससे कि आप लोग रिलेट कर सकोगे। मैं अभी और भी चीज़ें आगे बताऊंगी ना, तो उस मूवी से आप लोग रिलेट कर पाओगे कि वो किस तरीके से अपने जो है ससुर जी का वध किए थे, ससुर जी को उन्होंने जो है मारा था। तो ये चीज़ें मूवी में दिखाई गई है, तो काफ़ी अच्छी है। ज़रूर, हाँ, आई होप कि आप लोग सब कुछ देखे होंगे। तो इस तरीके से तो अब इनका कार्यकाल देखते हैं कि इनके तरफ से किस तरीके का काम किया गया। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट जो है ना वो अपने हॉस्टाइल नेबर्स को देते थे, आमिर्स ऑफ दिल्ली को देते थे जब भी वो यहाँ पे। एक सेकेंड, ये पूरी मैप है, मैं इसको भी डिस्कस करूँगी। उनके साइड में जब जीतते थे तो वो काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट भी प्रोवाइड करते थे। जो आज तक उनको अपोज किए हैं, यानी कि जो भी अलाउद्दीन खिलजी के अगेंस्ट में खड़े होते थे ना, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उनको बहुत ही
एकदम बहुत ही घटिया सा और बहुत ही बड़ा पनिशमेंट भी दिया जाता था। इतना ज़्यादा डर बैठा लिए थे अलाउद्दीन खिलजी अपने लिए कि उनके जितने भी शासक के लोग थे वो ना चाह के भी उनका साथ देते थे। तो जो उनके अगेंस्ट में कुछ भी बोलते थे ना, तो सीधे उन पे तलवार चलता था और उनको जो है ख़त्म कर दिया जाता था, या फिर ख़त्म नहीं किया जा रहा है तो बहुत ही ज़्यादा बुरा उनको पनिशमेंट ज़रूर दिया जाता था। फिर उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशंस भी फ्रेम किया गया। वो अपने हिसाब से रेगुलेशन फ्रेम करते थे जिसके थ्रू जितने भी नोबल्स थे उनको कंट्रोल किया जा सके। अलाउद्दीन खिलजी इस तरीके से अपने गद्दी को स्थापित किए थे, अपनी गद्दी पे जो है अपना महत्व इम्पोर्टेंस जो है वो बैठा के रखे थे कि कोई और इंसान जो है ना उस गद्दी के लायक बन ही नहीं सके। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग को समझना होगा। साथ ही साथ आप लोग देखोगे कि उनका जो शादी हुआ था वो तो इंटर मैरिज था, जिसमें कि नोबल फैमिलीज जो है वो शादी करते हैं। फिर उसके बाद लड़कियों का जो मीन्स जिनसे वो शादी किए थे तो उनके पिताजी का जो भी सत्ता था वो उनके अंदर आ गया। वैसे वो तो अपनी सत्ता किसके लिए थे, फादर इन लॉ की ही डेथ के बाद लिए थे, वो उन्हीं की कुर्सी जो है वो इस तरीके से ले लिए थे। तो कोई नहीं, ये सारा चीज़ चलते ही रहता है। पुराने ज़माने में आप लोगों को देखने को मिला ही होगा कि अलायंस, मैट्रिमोनियल अलायंस जो है बहुत ही बड़ा ये एक प्रूफ था कि जिससे कि जितने भी राजा थे वो अपने साम्राज्य को बढ़ाते थे। बाद में क्या हुआ ना कि इन जो इस तरीके का उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोर ऑर्डिनेंस पास किया, यानी कि 4 जो कानून है वो लेकर आए, और इसमें जितने भी नोबल्स के जो प्रॉपर्टीज़ थे उनको कॉन्फिस्केट किए, यानी कि जब्त कर लिए। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई उनसे ज़्यादा रिच भी नहीं हो सकता, उनसे ज़्यादा जो है कोई महान भी नहीं हो सकता। तो इस तरीके से वो अपने कुर्सी को बरकरार रखने के लिए वो क्या किए ना कि जितने लोगों को सप्रेस कर सकते थे वो करना स्टार्ट किया। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया। सबसे पहला कदम जो लाया गया वो नोबल्स के जितने भी प्रॉपर्टीज़ थे उनको कॉन्फिस्केट करने का यहाँ पे एक कानून पास किया गया। फिर जो भी इंटेलिजेंस सिस्टम था उसको रीऑर्गेनाइज किया गया, यानी कि जितने भी जो महत्व जितने भी सिस्टम थे उसको रीऑर्गेनाइज करके, और जितने सीक्रेट एक्टिविटीज़ हुआ करता था नोबल्स का वो भी यहाँ पे सुल्तान को रिपोर्ट किया जाता था। यानी कि कोई भी लोग जो है ना अपना अलग से काम नहीं कर सकते, सारी चीज़ें अलाउद्दीन खिलजी को पता होना चाहिए। जो पब्लिक सेल होता था, यानी कि जो शराब दारू ये सारी चीज़ों की जो पब्लिक में जो सेल होता था और ड्रग्स का जो सेल होता था उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। सेकेंड ये था सोशल गैदरिंग और जो फेस्टिवल्स था वो यहाँ पे सुल्तान के परमिशन के बिना तो अलाउड ही नहीं था। पहले सुल्तान से परमिशन लेना है, अगर किसी भी तरीके का लोगों को गैदरिंग करनी है, मिलजुल के बात करना है, कुछ सभा एसोसिएशन करना है या फिर फेस्टिवल्स आप इंजॉय करना है, तो उसके लिए सुल्तान से जो है ना माफ़ी यहाँ पे परमिशन लेना होता था। तो इस तरीके का हार्श मेजर्स लाया गया था, यानी कि पहले जितनी भी फ्रीडम थी लोगों के पास, जितना भी वो लोग अपने हिसाब से करते थे वो अलाउद्दीन खिलजी के आने के बाद वो नहीं कर पाते थे। काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो यहाँ पे जितने भी कानून लेकर आए वो बस लोगों को सप्रेस करने के लिए ही लाए थे, वो अपनी जो महत्व थी उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ही लाए थे। तो बहुत सारे रिफॉर्म्स लाया गया था, इसको भी एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है ना एक लार्ज परमानेंट जो स्टैंडिंग आर्मी है उसको यहाँ पे मेंटेन किया गया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी चाहते थे और जानते थे कि जब भी युद्ध होता है तो उस समय आर्मियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला काम वो अपने आर्मी को और ज़्यादा एक्सटेंड करने का कोशिश किए। साथ ही जितने भी रॉयल ट्रेजरी थे उनको कैश में पे करते थे, यानी कि जितने भी लोग उनके आर्मी में थे सबको वो कैश में पे करते थे। अगर हम लोग फेरिस्टा के अकॉर्डिंग देखें तो उनके द्वारा 4,75,000 कैलवरी मेन था, यानी कि आप लोग समझ सकते हो कि जितने युद्ध में आप लोग देखे होंगे कि पद्मावत मूवी में ही जब युद्ध होता है तो आप लोग देखते होंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कितने सारे लोग होते थे, कुछ हाथियों में होते थे, कुछ घोड़ों में होते थे, कुछ पैदल चलते थे, कुछ हथियार लेके चलते थे। तो ऐसे में जितना भी उनका बड़ा जो आर्मी उन्होंने अपना इस्टेब्लिश किया था उसमें जो लोग थे वो 4,75,000 तक थे। उनके द्वारा एक दाग सिस्टम का इंट्रोड्यूस किया गया। दाग मीन्स क्या, जितने भी घोड़े होते थे ना उनको वो ब्रांड करते थे और हुलिया प्रिपेयर किया जाता था। सो व्हाट डज द हुलिया मीन्स, यहाँ पे है कि डिस्क्रिप्टिव लिस्ट होता था सोल्जर का, तो सोल्जर के लिस्ट वो प्रिपेयर करते थे। उसके साथ साथ हॉर्स की ब्रांडिंग भी करते थे। जो हॉर्स जितना तेज़ दौड़ता था, जो हॉर्स जितना ज़्यादा तेज़ तरार थे, युद्ध में बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता था, उसको ना वो रैंकिंग भी ब्रांडिंग भी करते थे। तो ये सारा काम भी जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। साथ ही साथ वो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए वो चाहते थे कि इतना ज़्यादा अगर कैलवरी मैन है उनके पास, इतने ज़्यादा आर्मी मैन है, तो वो उनकी एफिशिएंसी को भी बढ़ाने के लिए जो है स्ट्रिक्ट रिव्यू करते रहते थे। यानी कि आर्मियों का भी टाइम टू टाइम जो है ना वो रिव्यू करते थे कि सारे लोग जो है अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, यानी कि जो भी अगर युद्ध वगैरह हो जाए तो उसमें सब एक्टिव रहे। तो इस तरीके का भी वो टाइम टू टाइम रिव्यू करते थे। उसके बाद एक उसके बाद एक इंट्रोडक्शन किया गया कि वो जितने भी सोल्जर्स थे ना उनको कैश में पे करते थे, और प्राइस रेगुलेशन रहे,
प्रॉपरली, जिसको यहाँ पे मार्केट रिफॉर्म भी कहा गया। तो पहले तो सबसे पहला काम उनका जो है स्टैंडिंग आर्मी में वो यहाँ पे रिफॉर्म लाए। दूसरा है कि मार्केट रिफॉर्म किए। मार्केट रिफॉर्म में क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी जो है ना अलग अलग 4 तरीके के मार्केट जो है दिल्ली में वो बनाए। एक था क्या, किस चीज़ के लिए था? एक था ग्रेन के लिए, यानी कि जहाँ पे अनाज आपको मिल सके। दूसरी थे यहाँ पे कपड़े मिल सके, शुगर है, ड्राइड फ्रूट्स है, बटर है, ऑयल मिल सके। थर्ड जो मार्केट है वो यहाँ पे हॉर्सेज और स्लेव्स, कैटल, ये सब मिल सके। और फोर्थ जो है इसके अलावा जो मिसलेनियस कमोडिटीज़ कोई भी चीज़ अगर बच जाता है तो वो चौथे दुकान में आपको मिलेगा। तो ये 4 तरीके का मार्केट रिफॉर्म अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाया गया। और हर एक मार्केट जो है ना वो हायर ऑफिसर के कंट्रोल में होता था, जिसको यहाँ पे सहनाई मंदी कहते थे। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि सहनाई मंदी का क्या यहाँ पे मीनिंग है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका मार्केट रिफॉर्म था उसको यहाँ पे हायर ऑफिसर के द्वारा कंट्रोल किया जाता था, जिसको सहनाई मंदी कहा जाता है। जो इस ग्रेन का सप्लाई था ना उसको भी यहाँ पे इंश्योर किया जाता था, यानी कि जितने भी अनाज थे इतना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इंश्योर किया जाता था कि अनाज का पैदावार इतना ज़्यादा हो कि किसी भी लोगों को कभी भी किसी भी तरीके का अनाज की कमी ना हो। वो स्टॉक में रखना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तो गवर्नमेंट की जो स्टोर हाउसेस होती थी ना उसमें वो स्टॉक में रखते थे ये सारे ग्रेन्स को। रेगुलेशन भी यहाँ पे इशू किया गया था कि जो भी कमोडिटीज़ है सारे कमोडिटीज़ का प्राइस फिक्स किया जाए। ऐसा नहीं है कि मार्केट में जो है ना सब अपने मन से प्राइस को फिक्स करते थे, नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ही यहाँ पे प्राइस को फिक्स करते थे। साथ ही साथ एक अलग से नया डिपार्टमेंट बनाया गया जिसको यहाँ पे दीवानी रियासत कहा गया। दीवानी रियासत जो है ना ये एक नवाब नायबे रियासत को एक ऑफिसर थे जिनको यहाँ पे नायबे रियासत कहा जाता था। तो एक अलग से आपका डिपार्टमेंट बनाया गया था दीवानी रियासत, ये याद रखना है। और ये किस ऑफिसर के अंदर था? तो ये ऑफिसर था नायबे रियासत। हर एक मर्चेंट को यहाँ पे रजिस्टर कराना होता था इस मार्केट डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो मार्केट डिपार्टमेंट में भी अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया जिसमें कि जितने भी मर्चेंट हैं, जितने भी लोग यहाँ पे मार्केट में काम करें तो उनको यहाँ पे रजिस्टर कराना है ही। साथ ही साथ यहाँ पे सीक्रेट एजेंट भी था जिसको यहाँ पे मुनिहास भी कहा जाता था। जिनको मुनिहास क्या करते थे ना कि मुनि मुनिहास क्या करते थे ना कि वो रिपोर्ट सेंड करते थे सुल्तान को, यानी कि मार्केट में किस तरीके का काम हो रहा है। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 4 तरीके का मार्केट बनाया गया था, तो इसको तो आपको मैनेज करने में भी प्रॉब्लम होगा। मैनेज करने के लिए भी तो कुछ लोग होने चाहिए। तो मैनेज करने के लिए भी ना यहाँ पे लोग होते थे जिसको कि यहाँ पे मुनिहास कहते थे। और मुनिहास टाइम टू टाइम जो है सुल्तान को पूरी तरीके से रिपोर्ट देते थे कि सारे मार्केट में कैसा काम चल रहा है। फिर सुल्तान यहाँ पे स्लेव बॉय को भी भेजते थे और जो कि यहाँ पे बहुत सारे कमोडिटीज़ को ख़रीद सके, जिसके थ्रू वो प्राइस को भी चेक करें। तो यानी कि ये भी देखते थे ना अलाउद्दीन खिलजी का, आप सोच सकते हो कि वो कितने स्ट्रिक्ट थे। उनके द्वारा ये भी देखा जाता था कि किसी भी अपने राज दरबार में जो भी एक कॉमन लड़का होता था उसको भेज देते थे जस्ट टू चेक द प्राइस, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अगर आलू प्याज टमाटर का कोई भी दाम अगर फिक्स किया गया है तो दुकान वाले क्या करें कि अपने मर्जी से दाम में दे रहे, ज़्यादा दाम में दे रहे, ठीक है। तो ऐसा तो किसी को जुल्लत नहीं हुआ, ऐसा किसी को हिम्मत तो नहीं हुआ कि वो अपने हिसाब से ज़्यादा दाम बढ़ा के बेच रहे। तो इसको भी चेक करने के लिए वो क्या करते थे कि अपने यहाँ के जो स्लेव बॉय थे उसको भेजते थे। अगर कोई रेगुलेशन का वायलेशन करता था तो आप नहीं समझ सकते हो कि उस समय क्या किया जाता था। बहुत ही गलत तरीके का जो है पनिशमेंट दिया जाता था। बहुत टाइम तो ऐसा देखा जाता था कि सीधे उनके जो है ना तलवार से जो भी यहाँ पे अपोज करते थे या कोई भी गलत करना या फिर कोई भी चीट करने का कोशिश करते थे खिलजी जी को, तो उनकी गर्दन कट जाती थी। हार्श पनिशमेंट यहाँ पे दिया जाता था। अगर कोई भी दुकान वाले जो भी प्राइस फिक्स किया गया है उससे ज़्यादा प्राइस में कमोडिटीज़ नहीं बेच सकते। कोई भी गलत तरीके से जो है ना फॉल्स वेट का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे आप लोग देखते हो कि कुछ भी सब्जी वगैरह लेने जाते हो तो वो तौल के देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो आपका वेट मशीन है उसमें कहीं कुछ तरीके का गलती कर दे, तो वो भी गलती नहीं करना है। इवन जब भी यहाँ पे फेमाइन आता है, यानी कि अकाल भी आ जाता है ना, तो खिलजी जी के द्वारा सोचिए आप कि कभी भी फेमाइन आता है, अगर प्याज की जो पैदावार है वो कम हो जाए, तो हमारे यहाँ प्याज तो 200 रुपीज़ पर केजी हो जाता था। लेकिन उस समय भी खिलजी के द्वारा ऐसा था ना कि वो इतना ज़्यादा कमोडिटीज़ को स्टॉक में रखते थे कि अगर फेमाइन भी है तो वो ये स्टॉक का इस्तेमाल कर सके, और साथ ही साथ जो है ना कभी भी प्राइस राइज ना हो, ठीक है, प्राइस एकदम मेंटेन होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे जो रेगुलेशंस था, मार्केट रेगुलेशन, वो तो चलता ही था, बहुत सही तरीके से चलता था। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको मैप में देख लीजिए थोड़ा सा कि एम्पायर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी की कितना बड़ा सत्ता था इनका, कहाँ कहाँ इन्होंने जो है पूरी तरीके से अपने राजगद्दी को फैला रखा था। तो ये यहाँ से लेकर, ये जम्मू कश्मीर वाला कुछ एरिया है, यहाँ से लेकर आप लोग देख सकते हो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया भी नहीं है यहाँ पे। आपको जो है पूरे नॉर्थ से लेकर ईस्ट, वेस्ट और साउथ में देखने को मिलेगा कि हर जगह इनका छाप था, ठीक है। मदुरई एरिया इनके अंदर में नहीं था, लेकिन उसके अलावा भी आप लोग देख सकते हो कि चित्तौड़ है जो राजस्थान वाला रीजन है, दिल्ली है, औध है, प्रयाग है, बंगाल, गौर, साथ ही साथ वारंगल, तो ये सारी जगह आप लोग को देखना है कि ये आपका एम्पायर यानी कि खिलजी डायनेस्टी के अंडर में ही था।
ठीक है। अब अगर आगे देखते हैं कि मार्केट रिफॉर्म तो हम लोग देख लिए, आर्मी रिफॉर्म देख लिए, उसके अलावा जो है ना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया था लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो चीज़ तो ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट था जो कि आप लोग देख चुके हैं। थर्ड वन इज़ लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ये ऐसे फर्स्ट सुल्तान थे दिल्ली के जो कि यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ लैंड को ऑर्डर किए थे कि कितनी ज़मीन है ना उसको मापो, नापो, ठीक है, जो भी कहते हो आप लोग, मेज़र करो, नापो या मापो। समटाइम्स सब जगह, कुछ जगह मापो बोलते हैं, कुछ जगह मापना बोलते हैं, नापना बोलते हैं, ओके। सो कोई बात नहीं, इट वेरीज। बट यहाँ पे पहले क्या होता था ना कि कितना ज़मीन है, ठीक है, उसके हिसाब से पैसा लगता था, उसी हिसाब से जो किसान काम करते थे तो उसके हिसाब से सरकार को भी जो है, वहाँ के सरकार नहीं कह सकते, वो जो राजा प्रजा थे तो उनको पैदावार देना पड़ता था या फिर उनके लिए ज़मीन के लिए उनको अपना रेंट भी देना पड़ता था। बट ये ऐसे यहाँ के सुल्तान थे ना जो कि पहले सबसे पहले बोले कि लैंड को यहाँ पे मेजरमेंट करो, लैंड मेजरमेंट का ऑर्डर दिया गया था। ये ध्यान रखना क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन ऐसे पहले सुल्तान थे। इवन जो बिग लैंड लॉर्ड थे ना वो यहाँ पे लैंड टैक्स को पे करने से वो बच ही नहीं सकते, क्योंकि जितने भी बड़े ज़मींदार थे वो कुछ ऐसा उपाय करते थे जिससे कि वो लैंड टैक्स को पे नहीं कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इवन लैंड रेवेन्यू जो था ना वो यहाँ पे कैश में ही आपका कलेक्ट किया जाता था, जिससे कि बाद में सुल्तान जो है अपने सोल्जर को भी पे कर सके, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हम लोग देखे थे कि वो अपने आर्मी जो खड़ा किए थे उसमें जितने सोल्जर्स थे उनको वो कैश में पे करते थे। तो ये कैश कहाँ से आता था, ये यहाँ पे जो जितने भी बड़े लैंडलॉर्ड थे वो अपने लैंड टैक्स पे करते थे, उससे सरकार जो है, सरकार नहीं, सुल्तान जो है वो सोल्जर्स को कैश देते थे। उनकी जो लैंड रिफॉर्म रेवेन्यू थे उससे एक बेसिस यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। फ्यूचर में रिफॉर्म हुआ वो भी शेरशाह और अकबर का, तो इन्हीं के द्वारा ये आपका जो है बेसिक स्टार्ट किया गया, जिसके द्वारा जो है आगे चलकर शेरशाह सूरी और जो अकबर थे उसको भी ये मेंटेन करके रखे। तो ये 3 तरीके के रिफॉर्म हम लोग देख लिए। अब आते हैं इनका मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में देखते हैं। अगेन बहुत ही ज़्यादा बड़ा आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही भयावह भी है। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो वो अपनी आर्मी को 6 टाइम्स जो है ना मंगोल के अगेंस्ट में भेज चुके थे, 6 बार भेज चुके थे। उसमें से 2 जो है वो सक्सेसफुल था, बट थर्ड क्या हुआ कि मंगोल जो है ना वो यहाँ पे ख्वाजा में मंगोल इन्वेडर ख्वाजा जो है ना वो यहाँ पे दिल्ली तक आ चुके थे। फिर उनको कैपिटल सिटी में यानी कि दिल्ली में इंटर करने से रोक दिया गया। नेक्स्ट 3 जो था वो मंगोल इन्वेजन्स था, जिसमें कि यहाँ पे बहुत बार इसको डील भी किया गया। थाउजेंड्स ऑफ मंगोल्स जो है इस तरीके की लड़ाई में काफ़ी ज़्यादा मारे गए थे। नॉर्थ वेस्टर्न जो फ्रंटियर था वो यहाँ पे फोर्टिफाइड कर दिया गया, और गाजी मलिक जो थे उनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया कि वो वार्डन ऑफ मार्चेस से, कि वो यहाँ पे फ्रंटियर को प्रोटेक्ट कर सके। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है, ये देखिए रानी पद्मिनी, ओके, रानी पद्मिनी का ये यहाँ पे तस्वीर है। माना जाता है कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, और इनको एक झलक देखने के लिए जो अलाउद्दीन खिलजी थे वो बस तरसते रहे। मूवी में भी आप लोग देखे होंगे कि कितना बार इनकी एक झलक देखने के लिए वो रह गए थे। तो मिलिट्री कन्क्वेस्ट अगर हम लोग अलाउद्दीन खिलजी की देखें तो इसमें एक्सपेडिशन था, यानी कि सबसे पहले वो गुजरात, मेवाड़ और यहाँ पे डेक्कन के अगेंस्ट में भी वो चढ़ाई किए। फिर नुसरत खान उलुग खान को भी वो भेजे थे, जिसके द्वारा जो है गुजरात को कैप्चर किया गया, और कैप्चर करने के लिए भेजा गया था 1299 में। जो किंग थे और उनकी जो बेटी थी वो यहाँ पे जो स्केप तो कर गए थे, यानी कि भाग गए थे, लेकिन जो क्वीन थी उनको पकड़ा गया और फिर उनको दिल्ली भेज दिया गया। काफूर एक यौंच है जिसको कि यहाँ पे दिल्ली लाया गया। बाद में उनको भी जो है ना बाद में उनको जो है मिलिट्री कमांडर बना दिया गया था, मलिक नायब को, ओके। फिर उसके बाद 1301 में क्या हुआ कि अलाउद्दीन जो है ये रैंथमपुर के अगेंस्ट में मार्च किए, और 3 मंथ के बाद वो वहाँ पे जो है 3 मंथ से वो वहाँ पे थे। और जो राजपूत विमेन थी वो अपने आप को जौहर कमिट की, और सेल्फ इमोलेशन, यानी कि आप लोग भी देखे होंगे जो लास्ट सीन था जिसमें कि अग्नि कुंड में सारी महिलाएं जो है ना वो जल के मर जाती है, अपना ही वो लोग जो है कूद के मर जाती है, तो वो जिसको जौहर कहते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग मूवी देखे हो तो बेटर आप लोग समझ सकते हो, अगर नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लीजिए, काफ़ी अच्छी मूवी है। सेल्फ इमोलेशंस की तरफ जो है सारी लेडीज़ जितनी भी थी वो राजपूत महिलाएं वो वहाँ पे कूद गई थी। अलाउद्दीन जो है फिर उसके बाद आगे चित्तौड़ के अगेंस्ट वो लोग वो टर्न किए। वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्टेट था राजस्थान का। फिर लास्ट बहुत मंथ से जो है ना वो उसको सीज़ करना चाह रहे थे, यानी कि वो उसको जो है ना कब्जे में लेना चाह रहे थे। 1303 में क्या हुआ कि अलाउद्दीन जो है वो चित्तौड़ फोर्ट के लिए वो स्टॉर्म किए, यानी कि चित्तौड़ फोर्ट में भी वो यहाँ पे अपना वर्चस्व बढ़ाना चाह रहे थे। राजा रतन सिंह जो पद्मिनी के हस्बैंड होते हैं, राजा रतन सिंह और उसके सोल्जर जो है ना वो यहाँ पे फाउट किए, बट सबमिट भी किए। राजपूत विमेन जो है जिसमें कि रानी पद्मिनी है उनके
द्वारा भी ये जौहर परफॉर्म किया गया, अग्निकुंड में कूद के उन्होंने भी अपनी जान दे दी। ये जो पद्मिनी एपिसोड था वो जोग्राफिकली मेंशन्ड है किस बुक में, ये है पद्मावत, और ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो जयासी के द्वारा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी एग्जाम में आपको इस तरीके का क्वेश्चन भी देखने को मिला जब पद्मावत काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। अलाउद्दीन खिलजी की यहाँ पे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट जो आप देखे हो वो ये था कि उन्होंने डेक्कन के ऊपर और फार साउथ में यानी कि दक्षिण की तरफ भी बहुत ज़्यादा जीत हासिल की। कुछ रीजन्स को वो यहाँ पे रूल किए, जिसमें कि 4 इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आप देखोगे कि यदावास था देवगिरी की, ककाटियास था वैरंगल का, होयसाला था यहाँ पे द्वारा समुद्र का, और पांड्यास था मदुरई का। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। हालांकि मैप में मदुरई नीचे दिखा रहा था, बट मदुरई में भी इन्होंने अपनी इस रीजन को भी अपने अंदर लेकर आए थे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन की अगर बात करें तो अलाउद्दीन बाद में जो है मलिक कफूर जो थे उसको यहाँ पे देवगिरी, जो कि रामचंद्र देव और के अगेंस्ट में वो भेजे थे, और साथ ही साथ उनको सबमिट भी किया गया और फिर रिच ट्रिब्यूट भी उनको दिया गया। 1309 में क्या हुआ कि मलिक कफूर जो है वो अपना खुद का कंपेन लॉन्च किए थे, और किसके अगेंस्ट में, तो वारंगल के अगेंस्ट में। और फिर उसके बाद यहाँ के कौन रूलर थे, तो प्रतापा रुद्र थे, जिनको हराया गया। और फिर काफ़ी ज़्यादा जो है ना यहाँ पे मलिक कफूर जो है फिर नेक्स्ट टारगेट रखे थे होयसाला रूलर में, और फिर उसके बाद उनको भी हराया गया। तो ये सारा चीज़ तो चलते रहता है, लेकिन ये आपको ध्यान नहीं रखना है, ये आपको याद नहीं करना है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं बनता है, ठीक है। तो ये किस जगह पे चढ़ाई किए, किसको हराए, किस टेरिटरी को अपने अंदर लेकर आए, दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। बस एक ही बार आप लोग मैप देख लीजिए कि खिलजी डायनेस्टी के अंदर जो है कौन कौन सी टेरिटरी उनके अंदर में थी, कौन कौन सा हिस्सा उनके अंदर में था, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इनकी जो डेथ हुई थी वो 1316 में हुई थी। सुल्तान जो थे वो काफ़ी ज़्यादा इलिटरेट भी थे, यानी कि पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो अमीर खुसरो और अमीर हसन का काफ़ी ज़्यादा वो मान सम्मान करते थे। उनके द्वारा फेमस गेटवे बनाया गया जिसको अल्लाई दरवाज़ा कहते हैं, और न्यू कैपिटल जो है सीरी में उनके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया। मुबारक शाह खुसरू शाह जो थे वो उनके सक्सेसर थे, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद अगर कोई राजगद्दी पे बैठा तो वो मुबारक शाह और खुसरू शाह थे। गाजी मलिक को दीपालपुर के गवर्नर बनाया गया, फिर इन्होंने जो है सुल्तान खुसरू शाह को मारा और फिर दिल्ली के थ्रोन में आके बैठ गए, यानी कि दिल्ली के गद्दे को उन्होंने अपने अंदर ले आया। साथ ही साथ ये टाइटल जो दिया गया था ये गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा, तुगलक का ये टाइटल दिया गया था 1320 में। फिर इसी तरीके से क्या हुआ कि गियासुद्दीन तुगलक आ गए और फिर उसके बाद तुगलक डायनेस्टी का यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो यहाँ तक था अलाउद्दीन खिलजी, जिसमें कि आप लोग देख लिए कि कितना ज़्यादा रिफॉर्म किया गया, हर चीज़ों को कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया गया, कुछ चीज़ें यहाँ पे न्यू डिपार्टमेंट बनाई गई, कुछ नई चीज़ें उनके द्वारा जो है लाया गया था दिल्ली सल्तनत में, जो कि दिल्ली के साम्राज्य को काफ़ी अच्छा खासा जो है उनके द्वारा बढ़ाया गया। तो ये ध्यान रखना है। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तुगलक डायनेस्टी। ओके, सो आज के लिए इतने ही रखते, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की एक अलग से अगर रहती है तो आप लोग को जब भी अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में अगर लिखने के लिए आए तो आप लोग एक बार जो है रिकॉल करने के लिए सर्च करोगे तो आप लोग को आराम से मिल जाएगा। इसके बाद जो एक नेक्स्ट लेसन आएगा जिसमें कि बचे हुए जितने भी डायनेस्टी है, तुगलक डायनेस्टी, तो इन सारे डायनेस्टी को मैं यहाँ पे आपके साथ जो है शेयर करूँगी। शायद डायनेस्टी है, उसके बाद ये 2-3 डायनेस्टी है जिसको हम लोग देखेंगे। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतने ही रखते, लेकिन चलिए थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि क्या क्या अभी तक हम लोग ने पढ़ा है और अलाउद्दीन खिलजी में क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कि आप लोग को याद रखना है। तो सबसे पहले कि खिलजी डायनेस्टी के जो यहाँ पे फाउंडर थे वो जलालुद्दीन खिलजी थे। फिर उसके बाद इनके बाद जो आए वो सन इन लॉ इनके थे दामाद अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है मार्केट रिफॉर्म किया गया। उसके बाद सहनाही मंडी था जो कि यहाँ पे मार्केट को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया। दीवानी रियासत था जो कि एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसको नायबे रियासत कहा गया। मुनहियास था जिसको सीक्रेट एजेंट कहा जाता था, वो जितने भी मार्केट में काम होते थे उनके बारे में जो है रिपोर्ट दिया जाता था सुल्तान को। और साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी फर्स्ट सुल्तान थे जिनके द्वारा ये ऑर्डर दिया गया कि मेजरमेंट करना है लैंड का। और साथ ही साथ जौहर भी याद रखना है, सेल्फ इमोलेशन, यानी कि जो यहाँ पे जितनी भी राजपूत वीमेन थी उनके द्वारा सेल्फ इमोलेशन किया गया था। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। इसके आगे जो है आपके गियासुद्दीन तुगलक यानी कि तुगलक डायनेस्टी का यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट लेसन में देखेंगे हम लोग। प्रीवियस लेसन और जितनी भी लेसन अब तक कंप्लीट हो चुकी है वो सब देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हो। और फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको ये लेसन अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए और साथ ही साथ जो है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।